आज के दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और आज ही के दिन बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था। हल्दी घाटी में भी अब वहाँ पे एक बोर्ड वोर्ड लग गया है, मेमोरियल है कि साहब यहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध हुआ था देखें। लेकिन वो मेमोरियल जैसा होना चाहिए वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप देखें वहीं अंग्रेज़ों ने जो मेमोरियल बनाया है बैटल ऑफ वाटरलू का, वो देखने लायक है। तो वो उसको अपनी जीत के रूप में प्रचारित करते हैं। तो इसके पहले कि हम हल्दी घाटी के बारे में बात करें, लेट मी टॉक अबाउट बैटल ऑफ वाटरलू फर्स्ट। पहली बात तो जितनी पेंटिंग्स आती हैं बैटल ऑफ वाटरलू की, आपको बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नजर आएंगी बैटल ऑफ वाटरलू की। अगर मैंने कोई दी हो तो प्लीज दिखाएं। तो बैटल ऑफ वाटरलू में आपको ये अंग्रेज सब के सब लाल कलर में नजर आएंगे और सामने आपको नेपोलियन बोनापार्ट नजर आ रहा है और उसके सामने काले घोड़े पे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आपको बता दें जो लाल पोशाकों में ये ब्रिटिश दिखाए जा रहे हैं, केवल ब्रिटिश नहीं है। ब्रिटिश तो शायद उसमें आधे भी नहीं थे, उसमें डच सोल्जर्स भी थे। इनफैक्ट वहाँ पे नीदरलैंड का होने वाला जो में युवराज था, जर्मन्स भी थे, डच भी थे, एक आध देश और है। 3-4 देशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, जिसको हम आज भी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने हरा दिया नेपोलियन को। अब नेपोलियन का भी साहब अजीब क्या कहें, एक लंबा चौड़ा किस्सा हुआ है। आपको मालूम है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 से लेकर 1799 तक, एक काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। देखिए उसकी पहले की एक पृष्ठभूमि थी कि साहब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस में 3 तरह के लोग थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। अब ये फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें नेपोलियन का राइज छुपा हुआ है। जो फर्स्ट स्टेट यानी कि जो क्लर्जी, मतलब वहाँ के जो रोमन कैथोलिक प्रीस्ट हुआ करते थे, उनकी पॉपुलेशन क्या थी 0.5%। लेकिन 0.5% लोग, पूरे फ्रांस के 10% उनके पास जमीन थी। उसके बाद फ्रांस में रहने वाला हर आदमी अपनी इनकम का 1/10वां हिस्सा इनको देता था। तो साहब एकदम मालामाल थे। जो सेकंड स्टेट था ये हमारे सामंत थे, सामंत व सामंती, और ये मुश्किल से 2% थे। लेकिन पूरे फ्रांस की 25% जमीन इनकी थी और बाकी जमीन पे लगान वसूलते थे, किराया वसूलते थे। तो जो 97.5%, 97.5% जो फ्रांस के लोग थे वो गरीबी में जी रहे थे। और उसके बाद वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय आपको याद होगा कि किंग लुई 16 उस समय सत्ता में थे और उनकी रानी थी मेरी एंटोनिनेट। तो वो उसका बड़ा फेमस चलता है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था तो लोग कह रहे थे हमें रोटी चाहिए, वी वांट ब्रेड। तो उन्होंने कहा कि ब्रेड क्यों चाहिए, केक क्यों नहीं खाते। तो हालांकि बाद में कहा गया ये किस्सा फर्जी है। और आपको मालूम है कि किस तरह फ्रांस के राजा रानी दोनों को गिलोटिन से गर्दन काट दी गई दोनों की। वो सब है। तो उसके बाद साहब नेपोलियन जी आ गए। नेपोलियन जी आए तो पहले तो उन्होंने उसको एक कंसुलेट बनाया, एक सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया, 3 लोग मिलकर फ्रांस चलाएंगे। तो अब वो जो कंसुलेट बनाया उसमें वो फर्स्ट कंसुल बने। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए फ्रांस के, और बाद में तो साहब वो फ्रांस के एम्परर बन गए, महाराज हो गए 1804-1814 के बीच में। और साथ में वो किंग ऑफ इटली भी बन गए 1805 में। और साथ में वो प्रोटेक्टर ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ राइन भी बन गए। कन्फेडरेशन ऑफ राइन जो था वो जर्मन साम्राज्य आप समझ लीजिए। तो ये बंदा एक समय में फ्रांस, इटली और जर्मनी तीनों का राजा था। आप सोचिए, मामूली आदमी नहीं था। लेकिन कहाँ गलती की वो भी बताता हूँ आपको। तो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। जब बैटल ऑफ वाटरलू में इनको साहब मैंने आपको बताया कि कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हराया। अंग्रेज़ों ने नहीं हराया इनको, एक मिली जुली सेना ने, लाइट फोर्स ने हराया। तो इनको जिन्होंने हराया उनको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से हम जानते हैं। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और फील्ड मार्शल का भी उनको मिला था वो। और जनरल मुनीर जैसे फील्ड मार्शल नहीं थे वो बहादुर आदमी था। उसका नाम था आर्थर वेलेस्ली। तो आर्थर वेलेस्ली, आप इस तरह समझें कि टीपू सुल्तान को पहले जब मारा, ये जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था चौथा, तो वो टीपू सुल्तान के खिलाफ भी वही लड़ा था। और टीपू सुल्तान जब मरा तो वहां मौजूद था। हालांकि उस समय कमांडर वो नहीं था, कमांडर उसका बड़ा भाई था, कमांडर वो रिचर्ड वेलेस्ली था। लेकिन आर्थर वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को भी मारा और फिर आर्थर वेलेस्ली ने नेपोलियन को भी हराया। तो ये एक बड़ी बात है। एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्थर वेलेस्ली प्रोटेस्टेंट था, नेपोलियन कैथोलिक था। आर्थर वेलेस्ली को अपने धर्म पर पूरा यकीन था, नेपोलियन को धर्म पे शंका हो गई थी। एक तरह से आप मान लीजिए कि वो थोड़ा सा नास्तिक टाइप हो गए थे। तो बहरहाल एक लंबी चौड़ी बैटल हुई, इसके बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है।
इस पे सब हज़ारों फ़िल्में, ड्रामे और लेख और रिसर्च पेपर्स क्या-क्या, मतलब बैटल ऑफ वाटरलू मुहावरा बन गया। जब किसी आदमी की बड़ी मुकम्मल हार होती है, यानी परमानेंट हार होती है, तो उसको कहा जाता है कि साहब इनका तो वाटरलू हो गया। और अंग्रेज़ी में कहते हैं ही मेट हिज़ वाटरलू, यानी उनको अपना वाटरलू मिल गया। तो उसके बाद आपको मालूम है कि इनको सेंट हेलेना भेज दिया नेपोलियन को, और बल्कि अंग्रेज़ों ने उनको बड़े गंदे कार्टून्स भी बनाए नेपोलियन जैसे आदमी के लिए, कि गधे पे बैठ के जा रहा है और उसकी तलवार टूटी हुई है एंड ऑल दैट। तो इस तरह करके उन्होंने और नगाड़े बज रहे हैं, तो इस तरह करके उन्होंने बनाया। तो सेंट हेलेना में चले गए, वहाँ पे 6 साल ज़िंदा रहे नेपोलियन। और बाद में उनके कहा कि मर गए साहब, कैंसर से मर गए। अभी बाद में उनके बाल की जब डीएनए टेस्टिंग हुई अभी, बहुत मुझे याद है ये 20वीं सदी में, तो पता चला कि साहब उनको आर्सेनिक पॉइजनिंग किया था। मतलब ब्रिटिशर्स इतने बदमाश थे, इतने ज़्यादा बदमाश थे, पूरी बैटल ऑफ वाटरलू का श्रेय खुद ले लिया। मैंने आपसे अभी कहा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जो थे, फील्ड मार्शल लॉर्ड वेज़ली, तो उनकी बात नहीं करता। अच्छे बहादुर आदमी थे, बड़ी और बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट थे वो। और नेपोलियन दोनों एक ही साल में पैदा हुए थे, हम उम्र थे। नेपोलियन साहब पहुंचा था तो उस समय करीब 50-60 युद्ध जीत कर पहुंचा था, वो भी लंबी चौड़ी उनकी भी हिस्ट्री थी। दोनों बहुत अच्छे वॉर स्ट्रैटेजिस्ट थे, और दुनिया में ऐसा कोई युद्ध का कोर्स नहीं है जिसमें बैटल ऑफ वाटरलू ना पढ़ाया जाए। कभी कोशिश करेंगे इस पे डिटेल पे बात करें। तो ये बदमाश थे, तो इन्होंने लेकिन सारा श्रेय खुद ले लिया, सारा श्रेय खुद ले लिया, और बाकी देशों को श्रेय नहीं दिया। दूसरी बात, बाद में अगर जर्मन फोर्स नहीं आई होती तो बैटल हार ही गए होते। तो दूसरी बात, नेपोलियन को इन्होंने बाकायदा जहर देके मारा, मुझे नहीं लगता ठीक है। अच्छा, नेपोलियन से गलती क्या हुई? नेपोलियन से गलती हुई साहब 1815। देखिए, बैटल ऑफ वाटरलू जो हुई 1815 में, आज के दिन 1815 में। लेकिन नेपोलियन से गलती क्या हुई साहब? वो जो थे, उन्होंने, मतलब आज से 210 साल पहले की बात है, और जो उन्होंने क्या किया था, वो उसके पहले रूस में घुस गए, और रूस में जो जो घुसा उसकी आर्मी भी खत्म हो गई, उसकी आप समझ लीजिए सब कुछ उसका खत्म हो गया। रूस से वो इतने कमजोर हो गए, अगर वो रूस में नहीं घुसे होते तो आप समझ लीजिए कि वो बैटल ऑफ वाटरलू नहीं आते। बड़े हारे हुए, उनकी आधी सेना समाप्त हो गई। रूस का, उसकी एक अलग लड़ाई है, रशियंस का लड़ने का अपना तरीका था। वो क्या करते थे, जब सामने से आर्मी आती थी तो और पीछे जाते थे, और वो जाड़े का इंतजार करते थे। एक स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कहलाती, उसमें क्या करते थे, वो अपने सारे अनाज जला देते थे और भागते जाते थे। तो आप पहुंच गए, रशिया बहुत बड़ा है साहब, आप अंदर पहुंच गए, बर्फ पड़ रही है, खाने को नहीं है, पानी नहीं है, तो आप फिर भूखों मरने लगते थे। यही गलती 1941 में हिटलर ने की, वो भी मात खाया। हिटलर घुसा रूस में, वो मात खाया। नेपोलियन घुसा रूस में, वो मात खाया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लोग इतिहास से कुछ सबक नहीं लेते। अगर हिटलर ने इतिहास से सबक लिया होता तो उसकी एक बड़ी दिक्कत कम हो गई होती। इतिहास से सबक तो साहब हमने बैटल ऑफ हल्दी घाटी से भी नहीं लिया, हल्दी घाटी से भी हमने कोई भी सबक नहीं लिया, और आज मैं इसको आपको साबित करके दिखाता हूं साहब। आपको मालूम है कि आज के दिन हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, मैंने आपको दिखाया अभी। हल्दी घाटी क्या मतलब, वहां पे वो जो अलग कंपाउंड्स के कारण जो जो उसकी मिट्टी है, उसका हल्दी जैसा कलर, इसलिए उसको हल्दी घाटी कहा जाता है। एक दर्रा है, और वहाँ पे बहुत अच्छा युद्ध हुआ, बहुत करीब 6 घंटे युद्ध हुआ, 5 या 6 घंटे युद्ध हुआ। तो ये जो हल्दी घाटी दिवस आज मनाया जा रहा है, आज बाकायदा इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि सब आज के दिन शौर्य दिवस इसको कहा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हमें याद भी रखना चाहिए इन सबको। और सारे पिक्चर्स भी हैं इसमें, बड़े अच्छे अच्छे पुराने ज़माने की पेंटिंग्स बने हैं। और ख़ास तौर से बताऊं कि जिस ज़माने में मुग़ल इतिहासकार अलग लिख रहे थे, ब्रिटिश इतिहासकार अलग लिख रहे थे, लेफ्टिस्ट अलग लिख रहे थे, उस ज़माने में अगर सबके सब मिल गए, राणा हार गए, राणा हार गए, राणा हार गए। मैं आपको बताता हूँ, उस ज़माने में भी, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, महाश्वेता देवी ने कहा था, महाश्वेता देवी कहती थी कि अच्छा, ये मैंने एक बार उनके मुँह से सुना था, फिर मुझे उसका कहीं रेफरेंस नहीं मिला। तो एक दिन मैं गाड़ी चला रहा, तो मैं हमेशा विद भारती सुनता हूँ, तो उसमें महाश्वेता देवी का, जबकि बड़ी लेफ्टिस्ट थी वो, उनका इंटरव्यू चल रहा था, मैंने खुद सुना। तो उन्होंने कहा कि किंवदंतियां ही असली इतिहास होती हैं। तो हमारे यहाँ जो कवि हुए हैं, जो लेखक हुए हैं, उन्होंने साहब हल्दी, जैसे पंडित श्याम नारायण पांडे ने, गजब साहब, उन्होंने जो हल्दी घाटी किताब लिखी है,
गजब की किताब लिखी है। और मतलब मैं एक बात आपसे कहूँगा कि हल्दी घाटी को आप खरीदें, खरीदें, जाएँ अमेज़न पे जाके खरीदें, किसी किताब बुक स्टोर से जाके खरीदें। देखिए पुस्तक लिखना अपने आप में एक यज्ञ के समान है, तो उसमें एक-एक आहुति आप सब डालें। सब कुछ इंटरनेट पे ही अगर पढ़ लेंगे, तो उस लेखक को क्या मिला, जो उसने इतनी मेहनत की। तो उसमें बड़ा शौर्य राणा का जो वर्णन है, उसमें वो लाइनें मुझे याद नहीं जिसमें वो जाकर मान सिंह को घेरते हैं। वो मान सिंह को भाला मारते हैं और मान सिंह हौदे में छिप के देखिए बचते हैं। और उसमें जो चेतक की बहादुरी साहब दिखाई है, चेतक का तो एक पूरा चैप्टर था। हमारे यहाँ स्कूल में मुझे याद है क्लास 6th या 7th में हुआ करता था। तो चेतक राणा प्रताप का जो घोड़ा था, नीला घोड़ा था, अरबी घोड़ा था, नीला घोड़ा था। नीले घोड़े के सवार कहलाते थे। तो चेतक से अच्छा चेतक की भी मृत्यु हुई आज ही के दिन। तो राणा बहुत दुखी हुए, उसको रोने लगे उसको हाथ में लेके। और चेतक का तो पूरा आपको याद है, अगर मेरे साथ के लोग होंगे तो उन्हें याद होगा, वो बचपन में पूरी एक कविता थी, मतलब वो हल्दी घाटी का ही एक हिस्सा था। रणबीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वो दौड़ रहा था मस्तक पर, आसमान का घोड़ा था। वो लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों। तो बहुत खूबसूरत एक कविता, बाद में शायद ये कोर्स से हट भी गई। तो मुझे लगता है ये पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहादुरी की एक ऐसी मिसाल थी। अच्छा, लोग कहते हैं कि राणा प्रताप का एक सेनापति मुस्लिम भी था, तो आज मैं वो भी क्लियर कर दूं जरा से। वो एक अफगान था, और वो अफगान शेरशाह सूरी के चेलों में से था। और चूंकि मुगलों ने शेरशाह सूरी को मार दिया था, चूंकि शेरशाह सूरी को मार दिया था हुमायूं के साथ, तो वो बेसिकली मुगलों से बदला लेना चाह रहा था वो शेरशाह सूरी का। तो उसका एक अलग एक पूरा चल रहा था मामला। तो ये सब हुआ। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों कहता हूं कि हमने सबक नहीं लिया। सबक इसलिए नहीं लिया हमने कि मुगल दरबार के एक इतिहासकार हुए हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इनकी किताब है मुंतखब उल बारिक, तो अरबिक में थी, अब तो ट्रांसलेटेड भी मिलती है। तो सब उसमें वो लिखते हैं ये बात कि जो जनरल अबुल फजल होते हैं वो पूछते हैं क्या हुआ कि इधर से अच्छा राणा प्रताप से लड़ने के लिए अकबर ने जानकर राजा मानसिंह को भेजा, वो जो उदयपुर के राजा, तो वो गए, तो इधर से भी राजपूत उधर से भी राजपूत। तो तो उसमें अबुल फजल कहते हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा कौन राणा प्रताप का कौन अपना आदमी, क्योंकि सब के सब केसरिया पगड़ी बांधे, सब केसरिया पगड़ी बांधे। तो बदायूनी उनको जवाब क्या देता है, बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा यार तुम खुलेआम गोला चलाओ, जो मरेगा काफिर ही मरेगा। कहे यार अपने वाले क्या, अपने वाले भी तो काफिर ही हैं, हमारी तरफ से लड़ना है तो क्या हुआ, तुम मारो यार, अगर हम लड़ाई हार भी जाए तो अल्लाह की नजर में तो हमारा जिहाद देखा जाएगा। तो यानी जो तुम्हारी तरफ से लड़ रहा था वो भी काफिर, उसको भी मार दो। जो मैं इसलिए कहता हूं कि जवाब ने हमने कोई सबक नहीं लिया। अभी जब वक्फ का बिल पास हुआ तो 288 लोगों ने उस बिल के समर्थन में डाला और 232 लोगों ने उसकी खिलाफत की। 232 में केवल 24 मुसलमान थे, यानी एक तरफ 288 हिंदू खड़े थे और दूसरी तरफ 208 हिंदू खड़े थे। 288 208 दोनों तरफ हिंदू, और 24 मुसलमान सोच रहे थे कि चाहिए जाए, जीत तो अपनी। हमने कुछ नहीं सीखा, हम आज भी उसी तरह हैं। आज भी दोनों तरफ से केसरिया पहने लोग लड़ रहे हैं, बड़ा एक कष्ट वाली बात होती है। एक राजस्थान में वो मिनिस्टर हैं, उनकी चीफ मिनिस्टर बनने की बात भी चल रही थी, दिया कुमारी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा पहली बात ये समझिए मामला है क्या। जमाने तक कहते रहे कि आप हल्दी घाटी का युद्ध हार गए, राणा प्रताप हार गए, हारे जीते मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको समझ लें, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। एक तो ये कि उस बैटल में आप हारे क्या हारे। पहली बात तो देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि बैटल का पहले से बैकग्राउंड बनने लगता है। 1568 में पहले तो अकबर ने चित्तौड़ कब्जा किया। तो भाई वहां पे चित्तौड़ तो रहा उन्हीं के पास, क्योंकि चित्तौड़ के रास्ते पूरा वो काबुल अबुल जाने का बहुत फर्क पड़ता था, चित्तौड़ बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसमें ये उदय सिंह महाराणा थे, राणा प्रताप के पिता और राणा सांगा के पुत्र। तो राणा सांगा जो है महाराणा प्रताप के दादाजी थे। तो उदय सिंह को पता चला था कि चित्तौड़ हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे,
तो वहाँ से उन्होंने बाद में गोकुंड चले गए और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी उदयपुर बना ली। तो ये मेवाड़ के राजा कहलाते थे, मेवाड़ के राणा कहलाते थे, एकलिंग की पूजा करते थे। तो ये जो उदय सिंह हैं, ये भी आपको याद है ना पन्ना धाय वाली जो हम लोग कहानी पढ़ते थे, रणबीर चाचा इनको मारने आया था, पन्ना धाय ने अपना बेटा रख दिया था और उसका कत्ल करा के उदय सिंह को बचा लिया था। ये पन्ना धाय, इसको एकांकी कहते थे, नाटक कहते थे हम लोग बचपन में। हम लोग छोटे छोटे थे तो इसको अपने स्कूल में ड्रामा भी करते थे पन्ना धाय पे। ये पूरी कहानी वही चली आ रही है। तो चित्तौड़ कब्जा किया। अच्छा, ये इन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया राव जयमल के पास। राव जयमल ने 4 महीने चित्तौड़ की रक्षा की, लेकिन वो एक बुर्ज पे खड़े हुए दूरबीन से देख रहे तो अकबर ने उन्हें गोली से मार दिया। तो उसके बाद राजपूतों ने बड़ा एक अपना जैसे कहना आत्मघाती हमला किया, सब मर गए। लेकिन अकबर, जिनको हम अकबर कहते हैं, अकबर महान कहते हैं, उन्होंने चित्तौड़ में 40,000 आदमियों का कत्ल करा दिया, निर्दोष आदमियों का, जो लड़ने, किसानों का, और जो औरतें और बच्चे थे उनको गुलाम बना लिया और इसको जिहाद का नाम दिया और कहा कि इस्लाम की जीत है। सब देखिए, सब आईने अकबरी पढ़ी, ये सब लिखा है उसमें, और इनको हम अकबर महान कहते हैं। एक दिन वो जावेद अख्तर कह रहे थे कि तुम लोग खुशकिस्मत हो कि तुमको अकबर जैसा बादशाह मिला। मुझे मिल जाए मैं थप्पड़ मार दूं उनको ऐसी बात सुन के, और सच में मार दूं। तो ऐसा मतलब उसने कत्लेआम मचाया 40,000 लोगों, और उसके बाद उसने नरमुंडों की दीवार बनाई। तो फाइनली आके उससे कहा गया कि हुजूर, आपने जो ये काफिरों के नरमुंडों की दीवार बनाई है वो आपके दादा हुजूर बाबर से ऊंची हो गई है, अब बंद कीजिए। तब जाके उसने बंद किया, हालांकि तब तक बचा ही कौन था वहां पे। तो उसके बाद ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, क्योंकि उदय सिंह की मृत्यु हो गई और राणा प्रताप बन गए ये मेवाड़ के राजा। तो मेवाड़ के राजा तो जिंदगी भर रहे ना, अकबर मेवाड़ तो नहीं जीत पाया। हल्दी घाटी के चौथे या 5वें दिन उसने गोकुंड जीता, और गोकुंड को भी 3 महीने में राजपूतों ने वापस ले लिया। तो ये कैसे? बस बात इतनी है कि वो कहते हैं कि राणा फील्ड से हट गए, हम फील्ड से नहीं हटे। भाई मान लिया कि राणा फील्ड से हट गए, उनकी सेना समाप्त हो रही थी, वो घायल हो गए, जो भी मान लिया। हकीकत ये है कि आपने मेवाड़ पे कब्जे के लिए युद्ध किया और मेवाड़ पे जिंदगी भर अकबर कब्जा नहीं कर पाया। राणा जिंदगी भर महाराणा बने रहे मेवाड़ के, तो आप कैसे कहते हैं कि वो हार गए? और दूसरी बात, अभी एक नए रिसर्चेस आए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है। जो वो इलाका जो हल्दी घाटी के आसपास का है पूरा इलाका, उसमें साहब वो कॉपर प्लेट्स आए हैं सामने। कॉपर प्लेट, ताम्रपत जो कहते हैं, ताम्रपत। तो वो लोगों को जो जमीन दी जाती थी जमींदारी के लिए, और कौन देता था? कि वही राजा देता था, और उस सब महाराणा प्रताप ने दी। और उसी साल दी जिस साल हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस साल दी है, उसके अगले साल दी है, और उसमें लिखा हुआ है दीवान ऑफ एकलिंगनाथ। तो भैया राणा तो उस इलाके की जमीन बांट रहे थे, जमींदार बना रहे थे, तो वो कहां से? उन्होंने कोई जमीन कोई नहीं। गोकुंड खोया 3 महीने, वो भी वापस ले लिया, वो भी हल्दी घाटी के 3-4 दिन बाद। तो इसलिए राणा को हारा कहना ये बहुत ही घटिया बात है। बहरहाल मैं आपको बता रहा था, दिया कुमारी जो थी, जो हैं, तो इन्होंने अभी बयान दिया कि मैंने फाइनली इस इतिहास को सही करा दिया, और मेरा सबसे बड़ा योगदान मैं अपने यही मानती हूँ कि हल्दी घाटी में जो शिलालेख था उसमें लिखा था महाराणा प्रताप युद्ध हार गए। 2021 में जब मैं वहां से सांसद थी तब उसको बदला, और अगर आज आप हल्दी घाटी जाएंगे तो वहां लिखा है कि महाराणा प्रताप युद्ध जीते थे। ये मेरे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अजीब ये भी है। आपको मालूम है दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी उन्हीं राजा मानसिंह की वंशज हैं जिन्होंने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। तो चलें हम इतिहास से कुछ सीख लें। एक अभी जो मैं बात कर रहा था कि अभी भी हमको गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो 2 चीज़ें मैं इसमें जोड़ूंगा। एक तो मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई बोर्ड बहुत अच्छा हो गया है, अब सब अपने बच्चों को सीबीएसई में पढ़ाइए। मैं आपको आईएससी बोर्ड, जिससे मैं पढ़ के निकला हूँ सेंट जोसेफ से, मैं उसका आपको सिलेबस दिखाता हूँ, जो आज का सिलेबस है, अभी का जो सिलेबस है। बहुत ध्यान से देखिए इसको, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पे 11 चैप्टर, 11 चैप्टर ऊपर के। पहला है साहब राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी ईसाइयत की चढ़ाव और उसकी फैलाव। उसके बाद राइज इज एन स्प्रेड ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का बढ़ना। फिर तुर्की इन्वेजन्स,
फिर दिल्ली सल्तनत 1, दिल्ली सल्तनत 2, फिर लाइफ अंडर दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत में जिंदगी कैसी थी। फिर विजयनगर से किंगडम को बढ़ाया जरूर, पर उसको बहमनी किंगडम के साथ क्लब करके छोटा सा दे दिया। उसके बाद मुगलों का आना, उसके बाद अकबर द ग्रेट, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद मेकिंग ऑफ कंपोजिट कल्चर। व्हाट इज कंपोजिट कल्चर, क्या है ये? गंगा जमनी तहजीब। तो अब आप ये देखिए 11 चैप्टर हैं आपके पास, उसमें आधे या चौथाई चैप्टर में विजयनगर का जिक्र है, बाकी पूरा वही क्रिश्चियंस, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, तुर्की इन्वेजन, अकबर महान, ये सब आप सोचिए, ये आज का सिलेबस है। तो भैया आईएससी से दूर रहेंगे, आईएससी बहुत ही खराब वो है। और फाइनली मैंने आपसे कहा कि मैं थोड़ा सा म्यूज़िक, फिल्म और पोइट्री में बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। तो मैं आज का प्रोग्राम के एक आखिरी में श्याम नारायण पांडे जी की, महाकवि श्याम नारायण पांडे जी की हल्दी घाटी से वो लाइनें जो मैं अक्सर ट्वीट करता हूँ और जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको दिखाता हूँ, राणा प्रताप को लेकर हैं कि अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद ज़बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी।